हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ रेगुलेटरी बॉडीज। सिविल स्टाफ रेगुलेटरी बॉडीज में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो पीवाईक्यू सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 2019 के पेपर में। आज का जो हमने पेपर कवर करना है वो है आरबीआई ग्रेड बी 2019 फेज 2 की सीरीज चल रही है आपकी, और उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो 2 सेशंस में हमने कवर करना है। आज के सेशन में भी 2019 का रहेगा, अगले सेशन में भी 2019 के सवाल होंगे जो खत्म हो जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। बट एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे कि हम आप सभी के लिए आपके आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के फेज 2 के लिए पीवाईक्यू सीरीज लेके आए हैं, तो इसको खूब प्रमोट करिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी जान सके कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं आपके मैनेजमेंट, फाइनेंस, ईएसआई और डिस्क्रिप्टिव पेपर के। ओके, तो अभी तो हम 2019 का कर रहे हैं, बहुत ही जल्द जैसे ही 2019 का खत्म होगा 2021 का भी डिस्कस होगा, तो आगे आगे हम सारे डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला सवाल, हाँ जी, ये आपका 2019 के पेपर के क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन जो है मैनेजमेंट का किस चैप्टर पे बेस्ड है। पहले तो ये सोचने वाली बात है कि ये आपका कौन से चैप्टर का है। ये है आपका मोटिवेशन चैप्टर का। तो 2019 के पेपर में वही गिनती के 6-7 टॉपिक थे जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस रहे हैं। टोटल 30 क्वेश्चंस आए थे आपके मैनेजमेंट के। ओके, जिसमें 1 मार्कर्स भी थे एंड 2 मार्कर्स भी थे। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन में उसने आपसे क्या पूछा, विच थ्योरी सेज दैट इन एन ऑर्गेनाइजेशन employees compare themselves on the basis of input and output of their colleagues। कि ये कौन सी थ्योरी है जिसमें कि एम्प्लॉयज जो है वो खुद को कंपेयर करते हैं अपने कलीग्स के इनपुट आउटपुट से। तो ये आपके सामने ऑप्शंस है। ओके, अब आपको सोचना, इसमें बताना है कि वैलेंस थ्योरी इसका आंसर है, कि इक्विटी थ्योरी इसका आंसर है, कि सेल्फ एफिकेसी थ्योरी है, कि थ्योरी एक्स एंड वाई है। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इक्विटी थ्योरी। ओके, अब इक्विटी थ्योरी का मतलब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। देखिए, इक्विटी थ्योरी जो है एडम्स की है। एडम्स ने दी थी इक्विटी थ्योरी जो कि जॉब मोटिवेशन से रिलेटेड है। ओके, उनका कहना था कि बैलेंस कैलिब्रेटेड एंड मेजर्ड अगेंस्ट कंपेरेबल रेफरेंसेस इन द मार्केट प्लेस। देखो, ये बॉक्स में आपको रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं इनपुट्स, और इस वाले बॉक्स में आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है आउटपुट। कि एक बंदा, आप अगर कहीं कंपनी में काम करते हैं तो आपका इनपुट क्या होगा? आपका इनपुट होगा आपका टाइम, व्हाट आई पुट इनटू माय जॉब। आप टाइम अपना दे रहे हैं, आप अपना एफर्ट दे रहे हैं, आप अपनी एबिलिटी दे रहे हैं, आप अपनी लॉयल्टी दे रहे हैं, आप टॉलरेंस दे रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, इंटीग्रिटी दे रहे हैं, कमिटमेंट दे रहे हैं, रिलायबिलिटी दे रहे हैं, अपना हार्ट एंड सोल, पर्सनल सेक्रीफाइस, आप पर्सनल लाइफ के साथ भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये सब होते हैं आपके इनपुट्स जो कि आप किसी जॉब को जब करते हैं तो आप उस जॉब में डालते हैं, है ना। अब उसका आउटपुट आप देखते हो कि आपके इनपुट के बराबर है कि नहीं है, उसमें इक्विटी है कि नहीं है। तो आउटपुट क्या है? व्हाट आई गेट फ्रॉम माई जॉब। आपको आपकी जॉब से सबसे बेसिक चीज है वो पे है, आपको पे मिलती है। ओके, बोनस मिलता है, पर्क्स मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन, इंटरेस्ट, आपकी डेवलपमेंट, आपकी रेपुटेशन बनती है, आपकी प्रेज होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, और आपके लिए वहां पे थोड़ा सा इनफॉर्मल एनवायरनमेंट भी, इंजॉयमेंट वगैरह भी होती है ना। व्हाट आई गेट फ्रॉम माई जॉब। तो देखिए, ये है आपके जॉब के इनपुट्स और ये हैं आपके आउटपुट्स। इन दोनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप इस इमेज को भी देखो, ये तराजू की तरह है ना, ये पूरा एक तराजू है। ये इनपुट्स है और ये आउटपुट्स है, और ये दोनों बिल्कुल इक्विटी पे होने बहुत जरूरी है। तभी एक पर्सन जो है वो मोटिवेटेड फील करेगा एक जॉब को करने के लिए। ओके, तो चलिए, पीपल बिकम डीमोटिवेटेड एंड रिड्यूस इनपुट और सीक चेंज और इंप्रूवमेंट व्हेनेवर दे फील देयर इनपुट्स आर नॉट बीइंग फेयरली रिवॉर्डेड बाय आउटपुट्स। फेयरनेस इज बेस्ड ऑन परसीव्ड मार्केट नॉर्म्स। ओके, वो कह रहा है कि लोग जो है वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और अपना इनपुट जो है, मतलब अपना, अब जैसे कि अगर आप अपनी जॉब पे सेटिस्फाइड नहीं हो, आप क्या करोगे? आप दिल से काम नहीं करोगे,
आप जल्दी, अगर वहां पे आप पॉसिबल है कि जल्दी जाना, आप जल्दी चले जाओगे घर, है ना। काम, आपको टेंशन नहीं होगी कि मुझे टारगेट्स पूरे करने हैं, है ना। आपकी कमिटमेंट के साथ भी कॉम्प्रोमाइज होगा। तो अगर आपके इनपुट्स और आउटपुट्स जो है वो बैलेंस्ड होंगे, तभी आप मोटिवेटेड फील करते हैं और तभी आप अपने इनपुट्स को बढ़ाओगे और इक्वली आपके आउटपुट्स पे बढ़ते रहेंगे इक्विटी में, तो आपकी ग्रोथ होती है। ठीक है, आप मोटिवेटेड फील करते हैं। ओके, सो ये है एडम की इक्विटी थ्योरी। ओके, अब इससे रिलेटेड ना कुछ की टर्म्स है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, जिसमें कि एक आपकी क्या है, एक है इक्विटी नॉर्म, ओके, एक है सोशल कंपैरिजन और एक है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। देखो, इक्विटी नॉर्म का मतलब क्या है। सबसे पहले तो इक्विटी नॉर्म का मतलब क्या है, हाँ जी, एम्प्लॉयज एक्सपेक्ट अ फेयर। मतलब देखो, थ्योरी तो हमें समझ आ गई, पर हर थ्योरी में ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग आपको जानना जरूरी है, क्योंकि उन कीवर्ड्स पे बेस्ड कई बार सवाल आ जाते हैं। इक्विटी नॉर्म तो होता है कि आप इक्विटी एक्सपेक्ट करते हैं, एम्प्लॉयज जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं फेयर रिटर्न फॉर व्हाट दे कंट्रीब्यूट टू देयर जॉब्स। ये तो बिल्कुल थ्योरी वाली बात है कि आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके रिटर्न में आप फेयर रिटर्न जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं। नाउ सोशल कंपैरिजन, अब ये आपके क्वेश्चन में था, ये एक्चुअली यही चीज आपके क्वेश्चन में आई थी कि एम्प्लॉयज डिटरमिन व्हाट देयर इक्विटेबल रिटर्न शुड बी। अब वो जो कैलकुलेशन करते हैं ना रिटर्न की, आउटपुट की जो कैलकुलेशन करते हैं, वो कहां से करते हैं, आफ्टर कंपेयरिंग देयर इनपुट्स एंड आउटकम्स विद दोज ऑफ देयर कोवर्कर। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में और लोगों को देख के एक आपका ना वो बेस तैयार होता है कि वो इतना काम कर रहा है, उसको इतना मिल रहा है, तो मैं भी तो उतना ही काम कर रहा हूं, मुझे इतना क्यों नहीं मिल रहा, है ना। ये होता है सोशल कंपैरिजन, जहां पे आप दूसरों के इनपुट आउटपुट को बेस लेके कंपेयर करते हैं कि आपका इनपुट आउटपुट क्या इक्विटी पे है कि नहीं है। और आपके क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था, शायद से इस वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हुई उनको, स्टूडेंट्स को। ऑल्दो इजी था, है ना, जिसने थ्योरी को डिटेल में पढ़ा है, बट जो वन लाइन में थ्योरी पढ़ता है ना, उसके लिए शायद से थोड़ा सा लगा होगा कि हाँ, आइडेंटिफाई करने में कि ये कौन सी थ्योरी है। तो क्योंकि उसने बोला कि एम्प्लॉयज जो है कंपेयर देमसेल्व्स with the input and output of their colleagues. Okay, तो ये था आपका पहला सवाल। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ MBO। MBO एक नई, मतलब एक मॉडर्न मैनेजमेंट है, मॉडर्न टाइप ऑफ मैनेजमेंट है, जिसमें कि आपको ये क्वेश्चन दिया गया था जर्नल मैनेजमेंट से। ओके, तो पहले तो देखो, ये उसने सिंपल सा, अब ये यहाँ पे वही बात आ गई कि हम डेफिनेशंस पढ़ते रहते हैं, बट हम ये नहीं पढ़ते या भूल जाते हैं कि भाई ये डेफिनेशन किसने दी, या ये जो थ्योरी है या कंसेप्ट है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, है ना। तो उस बेसिस पे भी आपसे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ MBO किसने दिया था, पीटर डकर ने। ओके, पीटर डकर ने इस बारे में बात करी थी कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है MBO का, सबसे पहले उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। बट मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि MBO का मतलब क्या है। पहले तो MBO की फुल फॉर्म है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ओके, ये एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल है जिसमें कि एम किया जाता है कि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके एक ऑर्गेनाइजेशन की बाय क्लियरली डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स दैट आर अग्रीड टू बाय बोथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। मतलब यहाँ पे ना एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन होती है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, जहां पे आप चीजों को डिफाइन करते हैं, ठीक है, सारे प्लान्स बनाते हैं और डिफाइन करते हैं, जिसमें एम्प्लॉयज की पार्टिसिपेशन जो है वो इंपॉर्टेंस दी जा रही है, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन को पूरी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। आप उनसे डिस्कस करके ही फॉर्मुलेट कर रहे हैं, ठीक है, डिफाइन कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स को, फॉर्मुलेट कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं विद द कंसेंट ऑफ एम्प्लॉयज। ओके, सो ये होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। और पीटर डकर ने 1954 में एक बुक थी जिसका नाम था द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। इस बुक में इन्होंने MBO इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, यहां पे आपको उसने बोला है, हाँ जी, एल्डर्फो हैज condensed 5 needs of Maslow's theory into 3 categories of human needs in which theory। वो कौन सी थ्योरी है जिसमें कि एल्डर्फो ने कंडेंस किया है
5 नीड्स, मैस्लो के हायरार्की थ्योरी है जिसमें 5 नीड्स डिफाइन किए गए हैं कि जब एक इंसान एक जॉब ज्वाइन करता है तो उसके 5 नीड्स होते हैं और हायरार्की होती है उन 5 नीड्स की। पहला नीड सेटिस्फाई होता है तो वो दूसरे नीड के लिए उसकी मतलब उसको होता है कि अब दूसरा नीड सेटिस्फाई हो, दूसरा होता है तो तीसरा होता है तो चौथा, है ना। तो वो ग्रोथ ओरिएंटेड होता है हर कोई। और एल्डर्फर ने कहा कि वो 5 नीड्स जो हैं एक्चुअली वो 3 कैटेगरीज ही है। तो वो कौन सी थ्योरी थी? हाँ जी, इसका आंसर अब आप सबने देना है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ERG थ्योरी, यानी ऑप्शन नंबर डी। आपको याद होगा ये नाम ऐसे भी हमने किया है, एल्डर्फर्स ERG थ्योरी, एल्डर्फर्स ERG थ्योरी। ओके, इस तरह से भी हमने इस नाम को किया है। तो चलिए एल्डर्फर की जो ERG थ्योरी है वो क्या कहती है, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैस्लो की थ्योरी क्या कहती है। तो मैस्लो की थ्योरी जो है उसमें ये 5 नीड्स है जिनकी हायरार्की है और सबसे पहला नीड है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल नीड क्या कहता है? फिजियोलॉजिकल नीड यानी आपको हवा चाहिए, बेसिक नीड है ना। हवा के बिना आप जी नहीं सकते, मतलब वो बेसिक चीजें जिसके बिना सर्वाइवल मुश्किल है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स होते हैं आपके फिजिकल नीड्स जो कि सर्वाइवल में आपकी हेल्प करते हैं। एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लॉथिंग, रिप्रोडक्शन, ये है आपके फिजियोलॉजिकल नीड्स जो कि सर्वाइवल नीड्स भी जिनको बोला जाता है। ठीक है, तो ये सर्वाइवल के लिए चाहिए, मतलब ये कम से कम जरूरतें हैं किसी इंसान की जिसको सर्वाइवल के लिए ये चीजें तो चाहिए ही चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है। उसके बाद आते हैं सेफ्टी नीड्स। अब जब जिसको ये सब मिल गया, जिसके पास कपड़ा है, छत है, खाना है, पानी है ना, अब उसको क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं सेफ्टी नीड्स। ओके, जिसमें कि हम पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेस, हेल्थ, प्रॉपर्टी। ओके, अब ये हमारे सेफ्टी नीड्स है कि हमें लगता है किराए के घर जो है रह रहे हैं, है ना, कि अपनी प्रॉपर्टी हो, आप सेफ फील करते हो, है ना, आपके हेल्थ इंश्योरेंस हो, आप सेफ फील करते हो, तो ये सेफ्टी नीड्स आ जाते हैं। सेफ्टी नीड्स जब फुलफिल होते हैं ना, फिर आपको लव एंड बिलोंगिंग नीड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें आपको होता है कि मैं जहां जॉब कर रहा हूं मेरे अच्छे रिलेशंस हो सबके साथ, फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन हो, आप जिन लोगों से पूरे दिन में इंटरैक्ट कर रहे हैं उनके साथ आपके कनेक्शंस अच्छे हों। ओके, नेक्स्ट है एस्टीम नीड्स। अब जब आपके लव एंड बिलोंगिंग नीड्स कंप्लीट होते हैं, फिर आपको एस्टीम नीड्स चाहिए। एस्टीम नीड्स होते हैं जिसमें आपको रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, स्टेटस, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ और फ्रीडम चाहिए। और सबसे लास्ट में होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि आप जितना बड़ा बन सकते हो उतना बड़ा आपको बनना है। डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, जितना बड़ा आप बन सकते हैं इंसान, जितना आप ग्रो कर सकते हैं, जो आपका हाईएस्ट अचीवमेंट है, आपको वो पूरी करने का नीड होता है। तो ये 5 नीड्स तो किसने दिए थे? मैस्लो ने। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी। ओके, राइट। अब उन्होंने किस तरह से मैस्लो की थ्योरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखो मैंने आपको बताया अभी कि एल्डर्फर की ERG थ्योरी है, तो ERG में एग्जिस्टेंस, E से है एग्जिस्टेंस, R से है रिलेटेडनेस और G से है ग्रोथ। तो उन्होंने बोला कि जो आपका फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स है, ये दोनों एग्जिस्टेंस नीड्स है, कि आपको वही सर्वाइवल नीड्स है कि ये तो आपको चाहिए, है ना। अच्छा, जो सोशल नीड्स है वो रिलेटेडनेस में उन्होंने बोला। ठीक है, उसके बाद सेल्फ एस्टीम नीड्स जो है वो कुछ नीड्स जो होते हैं वो ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं और कुछ नीड्स जो होते हैं वो रिलेटेडनेस से आप रिलेट कर सकते हैं। ओके, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मींस ग्रोथ। तो मतलब इस तरह से ना 3 कैटेगरीज बना दी। इन 5 लेवल्स ऑफ जो आपकी हायरार्की है नीड्स की, उनको 3 में बांट दिया कि लेवल 1 और लेवल 2 तक तो आपकी एग्जिस्टेंस नीड्स है। सेल्फ एस्टीम कुछ रिलेटेडनेस में आते हैं, कुछ ग्रोथ में आते हैं, बाकी सोशल नीड्स तो रिलेटेडनेस में ही आते हैं। एंड ग्रोथ नीड्स में कौन से हैं आपके? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और कुछ सेल्फ एस्टीम नीड्स। ओके, सो आई होप आपको मैस्लो और एल्डर्फर का कंपैरिजन एंड दोनों थ्योरीज अच्छे से कवर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी आपका थोड़ा सा डाटा बेस्ड आ गया क्वेश्चन। फॉर द फर्स्ट टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज फॉर्मली प्रैक्टिस्ड द 360 डिग्री फीडबैक अप्रेजल। अब पहले तो आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि 360 डिग्री फीडबैक अप्रेजल होता क्या है।
ओके बाकी इसका आंसर है जनरल इलेक्ट्रिक, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जनरल इलेक्ट्रिक है इसका आंसर, क्योंकि ये वो कंपनी थी जिसने फर्स्ट टाइम, देखो ये स्टैटिक क्वेश्चन है क्योंकि फर्स्ट टाइम पूछ रहा है, तो ये आपको कुछ बुक्स रेफर की जाती है, उन बुक्स को जब आप पढ़ते हैं ना, आपके सिलेबस में ही बुक्स लिखी हुई है, उन बुक्स को जब आप पढ़ते हैं ना, तो वहां पे ये चीजें जो हैं कि आपको डाटा बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि ये किसने इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट, कौन सी बुक में इंट्रोड्यूस किया था, कौन सी कंपनी ने फॉर द फर्स्ट टाइम इस कंसेप्ट को इनकॉर्पोरेट किया था, ऐसे से सवाल भी आ सकते हैं। तो आंसर इसका है जनरल इलेक्ट्रिक। ओके तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। बट यहां मैं आपको बताना चाहूंगी कि 360 डिग्री फीडबैक क्या होता है। देखो 360 डिग्री फीडबैक होता है जो आप हर जगह से लेते हो, एक जगह से नहीं लेते, हर जगह से लेते हो। ओके अ मीन्स ऑफ गेटिंग कैंडिड एंड वैलिड फीडबैक टू इंप्रूव कोर कॉम्पिटेंसीज, अ सर्कल ऑफ एनोनिमस इनपुट्स फ्रॉम अबव बिलो साइडवेज, मतलब ऊपर वाले लोगों से, सुपरवाइजर से, सबऑर्डिनेट से, आपके कलीग से, मतलब हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से आप जो है फीडबैक लेते हैं। और ये क्यों लिया जाता है? फॉर डेवलपमेंटल नॉट इवैल्यूएटिव पर्पस। ओके इवैल्यूएटिव पर्पस नहीं होता है, आपकी डेवलपमेंटल पर्पस होता है कि आप डेवलप करें, है ना। अगर आपको चीजें सिर्फ एक वो कहते हैं ना कि जैसे कि सिर्फ एक गौर देना है, सिर्फ एक निगरानी करने के लिए आप कर रहे हो, तो वो चीज जो है इवैल्यूएटिव होती है कि आपको सिर्फ इवैल्यूएट करना है। ओके यहाँ पे आप अच्छे से फीडबैक लेना चाहते हो ताकि आप डेवलपमेंट कर सको, इसीलिए आप अपने सुपरवाइजर से भी ले रहे हो, आप अपने सबऑर्डिनेट से भी ले रहे हो, और आप अपने पीर से भी ले रहे हो। ओके इंडिविजुअलाइज्ड इंप्रूवमेंट स्ट्रैटेजी फॉर कोर कॉम्पिटेंसीज, तो ये होता है आपका 360 डिग्री फीडबैक। ओके आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट्स द टर्म फॉर गिविंग अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अ ग्रुप ऑफ पीपल? ये बहुत आसान था हाँ जी ये बहुत आसान था, जर्नल मैनेजमेंट का सवाल है आपके पेपर में। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? डेलीगेशन। और इनफैक्ट ऑप्शन से और आसान हो गया, है ना। अगर डिसेंट्रलाइजेशन भी आ जाता ना ऑप्शन में तो शायद आपको कंफ्यूजन हो जाती कि डेलीगेशन है कि डिसेंट्रलाइजेशन है, जबकि ऑप्शंस ही बहुत क्लियर थे। कई बार ना हम क्वेश्चन में ही कंफ्यूज हो जाते हैं और हम ध्यान नहीं देते कि हमारी वो कंफ्यूजन कई बार ऑप्शन से क्लियर हो जाती है। तो डेलीगेशन आपको दिया हुआ है, तो डेलीगेशन असाइनमेंट तो ऑब्वियसली नहीं है, मैनेजमेंट भी नहीं है, एजेंसी फंक्शन भी नहीं है, और ऑल ऑफ द अबव डेफिनेटली नहीं है। अगर बीसीडी नहीं है तो ई ऑप्शन वैसे ही नहीं है, तो ये तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली मार्क कर सकते थे डेलीगेशन। ओके तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा डेलीगेशन के बारे में बताना चाहूंगी। डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन होता है असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अनदर पर्सन टू कैरी आउट स्पेसिफिक एक्टिविटीज। ये स्पेसिफिक एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्पेसिफिक एक्टिविटीज जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके तो अब यहां पे देखिए कि अगर आपको कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज इनकॉर्पोरेट करनी है तो आप डेलीगेट करते हो। कहते हो ना कि फॉरेन डेलीगेट्स आए हुए, आपने सुना होगा कि फॉरेन डेलीगेट्स आए हुए। डेलीगेट्स कौन होते हैं? जो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, वो स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए आए हैं। ओके कोर कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट लीडरशिप, दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप, empowers a subordinate to make decision। ओके ये होता है डेलीगेशन। अब आपको मैं ना डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस बताना चाहूंगी। वैसे तो ऑप्शन में था नहीं डिसेंट्रलाइजेशन, बट कभी अगर आए तो आपको अगर कंफ्यूजन हो जाए तो आपको पता हो कि डेलीगेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। देखिए डेलीगेशन का मतलब होता है पासिंग ऑफ सम अथॉरिटी फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल, सम अथॉरिटी, स्पेसिफिक टास्क, इस चीज पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? आप यहां पे पास नहीं कर रहे हो, यहां पे आप बांट रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है कि आप अथॉरिटी को बांट रहे हैं कि ये काम आपने करना है, ये काम आपने करना है, ठीक है। आप उस चीज को पूरा डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, ठीक है। ये थोड़ा फॉर्मलाइज हो जाता है। बट डेलीगेशन क्या होता है कि जहां पे आप एक स्पेसिफिक काम के लिए कहते हो कि ये काम तूने करना है, ठीक है। एक स्पेसिफिक टास्क जो है वो असाइन कर देते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्संस को। ओके अच्छा ये जो है एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके डेलीगेशन जो है वो सभी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पे एप्लीकेबल है।
और डिसेंट्रलाइजेशन केवल लार्ज साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे आपको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको थोड़ा सा बांटना पड़ता है, क्योंकि एक बंदे के लिए सब कुछ करना पॉसिबल नहीं होता, तो वहां पे आपको करनी पड़ती है डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा, थर्ड पॉइंट है इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर, डेफिनेटली इट प्रमोट्स डाइवर्सिटी। ये मैनेजमेंट टेक्निक है, ये मैनेजमेंट फिलॉसफी है। ओके, डेलीगेशन इजी टू विड्रॉ, आप एक टास्क दिया है, जब वो खत्म हो जाएगा तो आप विड्रॉ कर लोगे, बट डिसेंट्रलाइजेशन डिफिकल्ट टू विड्रॉ। ओके, यहाँ पे लेस फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट्स है, यहाँ पे मोर फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट्स है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट रहे हैं, है ना, और डेलीगेशन में आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सिक्स्थ पॉइंट जो है कि फ्रीडम कम होती है डेलीगेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में ज्यादा फ्रीडम होती है। तो ये मेजर डिफरेंस है आपका डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। सो आई होप आप सबको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रोसेस एनालिसिस एंड employees personality traits and psychological process to assess his future potential। ओके, इनमें से कौन सी असेसमेंट प्रोसेस है जो कि एनालाइज करता है कि एम्प्लॉय का पर्सनालिटी ट्रेट एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में ही आंसर है। देखिए थोड़ा सा ना ट्रिक्स तो लगाने पड़ते हैं। आप सोचते हो कि मैथ्स और रीजनिंग में ट्रिक्स होते हैं, मैनेजमेंट में भी, थ्योरेटिकल में भी आपको ट्रिक्स चलाने पड़ते हैं। कई बार कोई क्वेश्चन ना आता हो ना, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो, आपको क्वेश्चन में ही आंसर शायद से मिल जाए। ये देखिए, ये वर्ड आ रहा है इसमें, साइकोलॉजिकल प्रोसेस, तो आंसर है इसका साइकोलॉजिकल अप्रेजल, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन है आपका सही जवाब। तो देखिए ये कितना आसान था, अगर नहीं भी आता ना गेस करके आंसर कर सकते थे। तो देखिए असेसमेंट प्रोसेस की बात हो रही है जो कि एनालाइज करता है एम्प्लॉय की पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस टू असेस हिज फ्यूचर पोटेंशियल। तो ये साइकोलॉजिकल अप्रेजल है, मतलब इसमें समझाया भी क्या, वर्ड उसने खुद ही दे दिया था क्वेश्चन में, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 4 स्टेज ट्रेनिंग इवैल्यूएशन मॉडल। ओके, 4 स्टेज का ट्रेनिंग इवैल्यूएशन मॉडल कौन सा है। अब यहाँ पे नाम देखने वाले हैं कि कौन सा नाम, डैनियल गोलमैन, क्लेटन, किर्कपैट्रिक, जोसेफ स्कम्प्टर या नन ऑफ द अबव। तो आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ओके, किस तरह से, तो ये देखिए। ओके, चलिए, तो यहां पे ना ये जो मॉडल है जो हमने किया कि 4 स्टेज ट्रेनिंग इवैल्यूएशन मॉडल होता है, ये 4 स्टेज ट्रेनिंग इवैल्यूएशन मॉडल में लेवल 1 क्या है, रिएक्शन का। रिएक्शन क्या है, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मतलब जब आप ट्रेन करते हो लोगों को, है ना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो वाली बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रेनिंग मॉडल में पहला है कि हाउ डिड पार्टिसिपेंट्स फील अबाउट द ट्रेनिंग प्रोग्राम। ओके, पार्टिसिपेंट्स जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम, जब आपने बोला कि आपकी ट्रेनिंग होगी, आपने पूरा प्रोग्राम बताया, तो पार्टिसिपेंट्स ने कैसा फील किया। हाँ जी, रिएक्शंस का मतलब हाउ डिड पार्टिसिपेंट्स फील अबाउट द ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि जब आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम बताया कि ट्रेनिंग होगी, पूरा प्रोग्राम बताया, तो पार्टिसिपेंट्स ने कैसा फील किया। ओके, लेवल 2 आपका लर्निंग। हाँ जी, अब देखो जब आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने कैसा फील किया। अब जब आप उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं तो टू व्हाट एक्सटेंट डिड पार्टिसिपेंट्स इंप्रूव नॉलेज, स्किल्स एंड चेंज एटीट्यूड्स एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रेनिंग, कि जब ट्रेन कर रहे हो तो उन्होंने कितना पार्टिसिपेट किया, कितनी नॉलेज उनकी इंप्रूव हुई, कितने स्किल्स उनके इंप्रूव हुए, कितना एटीट्यूड उनका चेंज हुआ, ये चीजें आप देखोगे कि उन्होंने कितना लर्न किया। ओके, अच्छा, फिर उसका बिहेवियर, अगला लेवल होता है बिहेवियर, कि पार्टिसिपेंट्स में कितना चेंज आया, उनके बिहेवियर में कितना चेंज आया। एक तो आपको वो शो करे कि हाँ वी आर लर्निंग, एक होता है कि नेचुरली चेंज आया है। ओके, तो किस लेवल तक चेंज आया है वो आपने देखना है, और रिजल्ट्स, कि क्या वो चेंज आने से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेनिफिट कर रही है। ओके, तो ये 4 लेवल्स होते हैं आपके ट्रेनिंग के, जिन लेवल्स में आपको देखना है कि जो ट्रेनिंग है आपकी सक्सेसफुल है कि नहीं है। ट्रेनिंग इवैल्यूएशन है कि आप पहले रिएक्शन देखते हैं,
फिर देखते हैं उनकी लर्निंग कैसी है, फिर आप देखते हैं उनके बिहेवियर में चेंज आया कि नहीं आया, फिर आप देखते हैं कि आपको रिजल्ट्स मिले कि नहीं मिले। ओके, सो ये है आपका आंसर जो कि था ऑप्शन नंबर सी, ये है किर्कपैट्रिक ट्रेनिंग इवैल्यूएशन मॉडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन था कि अ लीडरशिप थ्योरी इन विच डायटिक रिलेशनशिप बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स आर फॉर्म्ड इज नोन एज। देखो, लीडर्स और फॉलोअर्स के बीच में डायटिक रिलेशनशिप, ओके, जो फॉर्म होता है, देखिए सबसे पहले तो डायटिक का मतलब क्या है। डायटिक का वर्ड का ही मीनिंग है टू पीपल, ठीक है, कि दो लोगों का रिलेशनशिप। ओके, तो वो कौन सी, और ये वर्ड ही की वर्ड है। आपको ये, अगर आपने ये थ्योरी कभी पढ़ी हो ना, तो आपने ये वर्ड अपनी थ्योरी में पढ़ा होगा, और यही थ्योरी में ये जो वर्ड है ना डायटिक, यही की वर्ड है जिससे आपको आंसर पता लग जाता है कि इसका आंसर जो है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्योंकि इस थ्योरी में ये सबसे मेन वर्ड है, और ये वर्ड से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एलएमएक्स थ्योरी है, ठीक है, जिसमें कि लीडर्स और फॉलोअर्स का डायटिक रिलेशनशिप फॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो अब एलएमएक्स लीडरशिप क्या है? ओके, एलएमएक्स लीडरशिप क्या है? लीडर मैनेजर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। ये सबसे पहले ना 1970 में आई थी, और ये फोकस करती है रिलेशनशिप पे जो कि डेवलप होता है मैनेजर के बीच में और मेंबर्स ऑफ देयर टीम, उसके ऊपर फोकस करती है। ठीक है, दिस थ्योरी ऑल्सो नोन एज एलएमएक्स और द वर्टिकल डायट लिंकेज थ्योरी। इसको वर्टिकल डायट मतलब ये DYAD, ये वर्ड एसोसिएटेड है इस थ्योरी से, इस वर्ड को याद रखना है। ठीक है, एक्सप्लोर्स हाउ लीडर्स एंड मैनेजर्स डेवलप रिलेशनशिप्स विद टीम मेंबर्स, कि जो लीडर्स हैं या जो मैनेजर्स हैं वो किस तरह से डेवलप कर रहे हैं रिलेशनशिप अपना विद द टीम मेंबर्स। ओके, और ये एक्सप्लोर करता है उस चीज को और एक्सप्लेन करता है कि हाउ दोज रिलेशनशिप्स कैन ईदर कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ और होल्ड बैक पीपल। ओके, तो अब यहाँ पे आपका जो रिलेशनशिप है अच्छा होगा तो ग्रोथ होगी, और अगर वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा तो वो लोगों को होल्ड बैक करेगा। ओके, चलिए, द लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी इज अ रिलेशनशिप बेस्ड अप्रोच टू लीडरशिप दैट फोकसेस ऑन द टू वे दैट इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स। इट सजेस्ट दैट लीडर्स डेवलप एन एक्सचेंज विद ईच ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, लीडर जो है वो एक्सचेंज डेवलप करता है अपने हर सबऑर्डिनेट के साथ, एंड दैट द क्वालिटी ऑफ दीज लीडर मेंबर एक्सचेंज रिलेशनशिप्स इन्फ्लुएंस सबऑर्डिनेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजन, असेस टू रिसोर्सेज एंड परफॉर्मेंस। तो बेसिकली वो कह रहा है कि आपका जो लीडर है या जो मैनेजर है उसका जो अपने टीम मेंबर्स के साथ रिलेशन होगा ना, वही हेल्प करता है कि आपका जो है काम ग्रो अच्छे से काम करोगे, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, आपके सबऑर्डिनेट्स कैसे इन्फ्लुएंस्ड रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो वो रिलेशनशिप पे फोकस है सारा इस थ्योरी में। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी ना ये कीवर्ड से ही आ रहा है। देखो, आपको ये चीजें मैं इसलिए सिखा रही हूँ कि आपको पता लगे एमसीक्यूज को हैंडल कैसे करना है। थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स का पढ़ने का तरीका बड़ा बोरिंग होता है, पढ़ रहे हो, पैराग्राफ्स पढ़ रहे हो, है ना, बट थोड़ा सा उसको आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं एमसीक्यूज में। तो चलिए, अ लीडरशिप स्टाइल इन विच रिवॉर्ड्स आर गिवन फॉर कंटीजेंट परफॉर्मेंस। ओके, ऐसा लीडरशिप स्टाइल जिसमें कि रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं फॉर कंटीजेंट परफॉर्मेंस, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो, इसका आंसर है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। पहले मैं आपको ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का मतलब बताना चाहूंगी, और ट्रांजैक्शनल से पहले हम ट्रांजैक्शन का मतलब समझेंगे। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक्ट ऑफ ट्रांजैक्टिंग विद इन और बिटवीन ग्रुप्स। विद इन जब आप ट्रांजैक्ट कर रहे हैं या ग्रुप्स में जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज ट्रांजैक्शन। ओके, और ये लीडरशिप कौन सी है? ये वो स्टाइल ऑफ लीडरशिप है जिसमें कि लीडर प्रमोट करता है कंप्लायंस ऑफ हिज फॉलोअर्स थ्रू बोथ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। ओके, ट्रांजैक्शन वाली बात है, अच्छा काम कर रहे हो तो रिवॉर्ड मिलेगा, खराब काम कर रहे हो तो पनिशमेंट मिलेगी। ओके, तो ये होती है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, जहां पे आप एक ट्रांजैक्शनल वे से इस लीडरशिप को फॉलो करते हैं, और यहाँ पे आप अपने फॉलोअर्स को थ्रू रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट जो है कंप्लायंस करते हैं अपने फॉलोअर्स के साथ। ओके, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ओके, तो उनकी जो परफॉर्मेंस के हिसाब से आप अगर उनको रिवॉर्ड्स दे रहे हैं तो ये वो वाला लीडरशिप स्टाइल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये बहुत आसान था। उसने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेटर ऑफ लो मोरल इन टीम। हाँ जी, लो मोरल इन टीम आपसे पूछ रहा है कि क्या क्या इंडिकेटर्स है। तो देखिए लो मोरल आपका, अब जब किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं आपका मोरल कब गिरता है? देखो सबसे बड़ा कारण होता है कि आपकी कंपनी में अगर हाई लेबर टर्नओवर है, सबसे मेजर कारण है। आप डरे रहते हो, आप इनसिक्योर फील करते हो कि मेरा नंबर भी ना आ जाए कहीं, है ना, आपके मन में एक डर होता है। तो लो मोरल सबसे ज्यादा उस वजह से होता है। तो चलिए ऑप्शंस को, यहाँ नन ऑफ द अबव भी है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देने वाला ऑप्शन है ये। हाई प्रोडक्टिविटी से तो लो मोरल नहीं होगा, है ना। लो लेवल ऑफ मोटिवेशन ऑफ सम एम्प्लॉय, है ना, अगर आपको ऐसा लग भी रहा है तो, बट सी ऑप्शन इज मोर स्ट्रॉन्ग, तो बी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन है तो मोरल लो हो ही नहीं सकता। तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो सकते हैं इस टाइम पे, मतलब जब ऑप्शंस आप काट देते हैं ना, उससे आप और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ए बी डी तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज हाई लेबर टर्नओवर। ओके, सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, एक सेकेंड। A person's intellectual abilities, decision making capabilities, his behavior under high stress situations can be termed as। देखो एक पर्सन का जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज है, डिसीजन मेकिंग पावर है उसकी, बिहेवियर उसका कि हाई स्ट्रेस में भी वो कैसे बिहेव कर रहा है, वो किसके अंडर आप टर्म करेंगे? तो ये है आपका इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स। अब वही बात आ गई ना, कीवर्ड्स उठाओ। अ पर्सन्स इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से ही पता लग रहा है कि ये आंसर जो है ये इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स होगा। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा और आपके लिए बता देती हूँ और हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी होती है फीलिंग, बिहेवियर, बिलीफ, एटीट्यूड, वे ऑफ रीजनिंग, इवैल्यूएशन एंड डिसीजन मेकिंग that people utilized when they face with a cultural phenomenon, social, political, religious, historical, economic and then accept or reject it। intellectual personality जो है उसने result किया है multiple factors which influence the character of the internal and external of individual। Therefore the human intellectual interpretation is a mental process, a figure that is based on the information processing and decision making of events evaluation। Intellectual traits include intellectual integrity, independence, perseverance, empathy, humility, courage, confidence in reason and fair-mindedness। Okay, तो देखिए अल्टीमेटली बात जो है, मतलब क्वेश्चन बहुत बेसिक सा था ये, है ना। इंटेलेक्चुअल उसने वर्ड ही जब क्वेश्चन में यूज कर लिया तो हमारे माइंड में कंफ्यूजन तो वैसे ही खत्म हो जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, डैश इज अ साइकोलॉजिकल टेक्निक। ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें कि इंटेंसिव ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरैक्शन आर यूज्ड टू इंक्रीज इंडिविजुअल अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एंड अदर। ओके, हाँ जी, इसका आंसर अब हमें बताना है कि क्या होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप सब। हाँ जी, तो इसका आंसर है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। देखिए ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें कि आप इंटेंसिव ग्रुप डिस्कशन करते हैं, इंटरैक्शन करते हैं, जिसे आप इंक्रीज कर सकते हैं इंडिविजुअल अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एंड अदर। ठीक है, ये होती है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। तो इसको थोड़ा और इलैबोरेट करते हैं अब हम। देखो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग एक फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग है जिसमें कि गोल क्या होता है कि आप लोगों को ज्यादा अवेयर करते हैं उनके अपने गोल्स को लेके, खुद उनके अपने ही जो गोल्स है ना उसको लेके आप अवेयर करते हो कि तुम्हें ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, एज वेल एज देयर प्रेजुडाइसेस। ओके, एंड मोर सेंसिटिव टू अदर्स एंड टू द डायनेमिक्स ऑफ ग्रुप इंटरैक्शन। ओके, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग जो है ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक होती है जिसमें कि इंटेंसिव ग्रुप डिस्कशन होती है, इंटरैक्शन होती है, और आप इस चीज को यूज करते हैं, इंटरैक्शन को यूज करते हैं जिसमें कि एक इंडिविजुअल जो है वो अवेयर होता है अपने बारे में और दूसरों के बारे में। ओके, तो ये है आपकी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। ओके, चलिए अच्छा, अब ना ये आपके 2 मार्कर्स क्वेश्चन है, तो मैं देखो एक साथ ही करवा रही हूँ। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे वो 1 मार्कर्स थे, और अब से जो क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये 2 मार्कर्स है जो नेक्स्ट सेशन तक भी जाएंगे, और नेक्स्ट सेशन में भी मैं आपके साथ 2 मार्कर्स क्वेश्चन ही डिस्कस कर रही होंगी। तो देखिए यहाँ पे उसने बोला, पहले तो ना इन्होंने एक पैराग्राफ दे दिया, द 3 डायमेंशनल ग्रिड
और 3D लीडरशिप मॉडल इज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर बिल रेडिन। ठीक है, ये ना एक पैराग्राफ है जिसको आपको पढ़ना है, रेफरेंस बेस्ड 2 मार्कर तो देखो तभी जस्टिफाई होता है ना, जब आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगे तभी उसके 2 नंबर का होना जस्टिफाई होगा। तो चलिए, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सिचुएशनल डिमांड्स which talks about the way in which the leader must behave to be most effective when the leadership style meets the demand of the situation। तो इससे हमें समझ आ रहा है कि यहाँ ना कुछ leadership style की बात हो रही है ना। तो then the leadership is said to be effective else ineffective। Okay, on the basis of this there are 4 styles that a manager adopts: separated manager, related manager, dedicated manager एंड इंटीग्रेटेड मैनेजर। ठीक है, तो ये 4 तरह के मैनेजर, 4 तरह के स्टाइल्स जो हैं आपको बताए जा रहे हैं। एक है सेपरेटेड, एक है रिलेटेड, एक है आपका डेडिकेटेड और एक है आपका इंटीग्रेटेड। पहले तो इन चारों को मुझे डिस्कस करना पड़ेगा और इस 2 मार्क के क्वेश्चन पे, मतलब ये जो आपका पैराग्राफ है ना, इस पैराग्राफ पे आपके 3 क्वेश्चंस बेस्ड है। तो मतलब पहले आप पैराग्राफ पढ़ोगे, 3 सवालों को सॉल्व करोगे, तो पहले इनका हम मीनिंग ही समझ लेते हैं। इन चारों का मीनिंग क्या होता है? देखो, सेपरेटेड मैनेजर कौन होता है? सबसे पहले ये वो बंदा है जो कि एंगेज्ड होता है इन करेक्टिंग डेविएशंस। ही इज द पर्सन हु फॉर्मुलेट्स द रूल्स। मतलब ये स्ट्रिक्ट सा दिखाया जा रहा है ना, जो कि रूल्स बना रहा है, पॉलिसी बना रहा है और दूसरों पे इंपोज कर रहा है कि इसको करो, और अगर वो काम नहीं हो रहा तो उन डेविएशंस को वो करेक्ट कर रहा है। तो ये बहुत सेपरेटेड है ना। ये है रिलेटेड मैनेजर। रिलेटेड मैनेजर कौन है? हु लाइक्स टू वर्क विद अदर, जो दूसरों के साथ काम करना पसंद करता है और ऑर्गेनाइजेशन को एक सोशल सिस्टम की तरह ट्रीट करता है जहां पे हर कोई मिलके काम करे। वो टाइम के बारे में वरी नहीं होता और एक्सेप्ट करता है दूसरों को जैसे वो है और उनको चेंज करने की कोशिश नहीं करता। ठीक है। डेडिकेटेड मैनेजर कौन है? इज द वन हु इज टास्क ओरिएंटेड, जो कि टास्क ओरिएंटेड है और वो कंसर्न्ड है विद द प्रोडक्शन। उसको काम से मतलब है, वो मिक्सअप नहीं होगा सबऑर्डिनेट्स के साथ और वो बिना पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम ही नहीं कर सकता। ये होता है डेडिकेटेड मैनेजर। ठीक है। और इंटीग्रेटेड मैनेजर कौन है? जो मिक्सअप होता है सबऑर्डिनेट्स के साथ और 2 वे कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करता है। उसका मेजर एम्फेसिस जो है वो बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग टीम वर्क है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन नेटवर्क है। तो देखो, ये सेपरेटेड और रिलेटेड एक दूसरे के ऑपोजिट है, इधर से ये डेडिकेटेड और इंटीग्रेटेड एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे अब हम करेंगे क्वेश्चन, पर पहले आपको मैं डायग्राम एक दिखाना चाहूंगी। देखो, ये ना कंपैरिजन है कि रिलेशनशिप ओरिएंटेशन का कंपैरिजन और टास्क ओरिएंटेशन का कंपैरिजन। जो रिलेटेड मैनेजर है, जो रिलेटेड है, उसका रिलेशनशिप ओरिएंटेशन हाई होगा और टास्क ओरिएंटेशन लो होगा। क्योंकि रिलेटेड में उसने क्या बोला कि वो ही डज नॉट वरी अबाउट द टाइम। इस लाइन को समझो कि मतलब टास्क पूरा हो ना हो उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। वो रिलेशनशिप है क्योंकि वो सोशल सिस्टम की तरह लेता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये जो है रिलेटेड मैनेजर जो है ये खुद ही मिल जाता है अपने एम्प्लॉयज के साथ, है ना, जिस वजह से इसको मतलब इसके अंडर, रिलेटेड मैनेजर के अंडर जो है सबसे ज्यादा इंजॉय करते हैं लोग, है ना, क्योंकि इसका जो है रिलेशनशिप ओरिएंटेशन हाई है, टास्क ओरिएंटेशन इसका लो है। अब इसके बाद जो सेपरेटेड है, सेपरेटेड के बारे में क्या है? सेपरेटेड जो है ना वो तो उसका टास्क ओरिएंटेशन भी लो है और रिलेशनशिप ओरिएंटेशन भी लो है। उसको टास्क ओरिएंटेशन भी नहीं है इतना, है ना, वो रिलेशनशिप में भी वो मतलब लो है बहुत, रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर रहा और टास्क भी नहीं कर रहा। क्योंकि ये देखो, हु इज एंगेज्ड इन करेक्टिंग डेविएशंस, वो रूल बना रहा है, थोप रहा है, इंपोज कर रहा है ना, और डेविएशंस को करेक्ट कर रहा है। ठीक है, बस। तो मतलब ये हर चीज में लो है एक तरह से। तो आपको लग रहा होगा सेपरेटेड मैनेजर अच्छा है, जबकि वो भी इतना इंप्रेसिव नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं डेडिकेटेड की, ठीक है, अब डेडिकेटेड जो है और इंटीग्रेटेड, डेडिकेटेड वाला जो है वो टास्क ओरिएंटेड है पर उसका रिलेशनशिप ओरिएंटेशन लो है। ये होता है डेडिकेटेड मैनेजर, जो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर रहा बट उसको होता है कि काम पूरा होना चाहिए, जो बहुत ही फोकस्ड है कि टाइम पे काम पूरा हो, पर रिलेशनशिप उसका उसमें स्पॉइल हो रहा है, वो उससे मैटर ही नहीं कर रहा उसको। अब सबसे बढ़िया होता है इंटीग्रेटेड स्टाइल। इंटीग्रेटेड स्टाइल में वो रिलेशनशिप को भी अच्छे से मेंटेन करता है
और टास्क को भी अच्छे से मेंटेन करता है। तो अब आपको एक्चुअली चारों का डिफरेंस समझ आ रहा होगा और अब आप इस चीज को डेफिनेशन से रिलेट भी कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड मैनेजर इज द वन हु मिक्सेस अप विद द सबऑर्डिनेट्स एंड फैसिलिटेट टू वे कम्युनिकेशन। His major emphasis is on building a strong teamwork and effective communication network. Okay, so actually अगर हम देखें तो integrated manager is the best. Okay, तो चलिए इसके 3 questions जो आपसे पूछे जा रहे हैं वो देखिए। पहला सवाल, leader enjoys involving team members and creating social bond and allows more freedom. हाँ जी, ये कौन सा स्टाइल है, ये आप सबने बताना है कि ये कौन सा स्टाइल है। ओके तो देखिए ये कौन सा वाला है, रिलेटेड वाला, ये हमने अभी किया ना, रिलेटेड वाला, जिसमें कि उसका क्या है, टास्क ओरिएंटेशन लो है और रिलेशनशिप ओरिएंटेशन हाई है। ओके, इसीलिए ये कौन सा स्टाइल है, रिलेटेड स्टाइल, रिलेटेड लीडरशिप स्टाइल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी ऑन विच रेडिन्स मॉडल इज बेस्ड वाज गिवन बाय। देखो यहाँ पे उसने क्वेश्चन में बोला कि प्रोफेसर बिल रेडिन ने इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट को, ठीक है। तो ये जो मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी है ये दी किसने थी। हाँ जी, ये मेन क्वेश्चन है आपका कि ये दी किसने है, मेनली आपको ये बताना है। ओके, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। आपको याद होगा एक नाम होता है कि ब्लेक एंड मॉर्टन ग्रिड मॉडल, मैनेजरियल ग्रिड मॉडल, है ना। तो इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्लेक एंड मॉर्टन। ओके, तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, अ मैनेजर रिटेन्स द कोऑपरेटिव नेचर ऑफ द ग्रुप एंड एनकरेजेस टू वे कम्युनिकेशन। देखो, रिटेन करके रखता है कोऑपरेटिव नेचर ऑफ द ग्रुप और टू वे कम्युनिकेशन को एनकरेज करता है। ये कौन से वाला है, हाँ जी जल्दी से बताइए, ये कौन से वाला है। देखिए ये है इंटीग्रेटेड, जो सबसे बढ़िया वाला है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आपके आज के सेशन का आखिरी सवाल। तो हमने आज 2019 के मैनेजमेंट यानी फेज 2 में जो मैनेजमेंट के सवाल आए थे, जो कि टोटल 30 क्वेश्चंस थे, ओके, जिसमें से 30 में से 12 सवाल आपके 1 मार्कर्स थे एंड 18 क्वेश्चंस आपके 2 मार्कर्स थे। तो हमने उन 30 सवालों में से वो 12 सवाल जो 1 मार्कर थे वो तो आज हमने कवर अप कर लिए, और जो 18 सवाल 2 मार्कर्स थे उसके भी 3 सवाल, ये लास्ट के 3 जो थे ये 2 मार्क्स वाले थे, वो भी हमने कवर कर लिए। अब अगले सेशन में हमारे 15 सवाल बचते हैं जो 2 मार्कर्स होंगे, वो हम कवर करेंगे। तो इन सेशन में मेरा पूरा फोकस है कि आप जब एक क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो मैं उस क्वेश्चन को आपको एनालाइज करके दिखाऊं कि ट्रिक से हमें कैसे सॉल्व करना होता है, और उसमें जो कंसेप्ट कवर हो रहा है वो सारा कंसेप्ट हम डिस्कस कर सके इन PYQ सेशंस में। सो आई होप आपको ये सेशंस बहुत पसंद आ रहे होंगे। तो आज का सेशन लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको इस बार के RBI ग्रेड बी 2024 के पेपर की अगर तैयारी करनी है तो आपको इस तरह से बहुत सारे सेशंस मिलेंगे जो आपको इस पेपर को क्रैक करने में पूरी मदद करेंगे। तो मिलते हैं अगले PYQ सीरीज में। थैंक यू सो मच।